मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम दिशा है और आज हम हमारे साथ हैं मिस प्रियंका अग्रवाल जी, जो आज आपको बताएंगी कि आईटीआर क्या है, किसको फाइल करनी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और बेसिकली आपको पता ही होगा आईटीआर 7 टाइप्स की होती हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के लिए बात करेंगे कि ये किसे फाइल करनी चाहिए और किस लिए फाइल करना चाहिए। तो मैम हमारे साथ हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा या डाउट रहेगा वो आज हमें क्लियर करेंगी 1 के रिलेटेड। मैम तो आज मुझे बताइए कि आईटीआर 1 हम क्यों फाइल करना चाहिए और इसके बेनिफिट बताइए। गुड मॉर्निंग दिशा। आईटीआर 1 सबसे पहले कौन एलिजिबल है ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए आईटीआर 1 फॉर्म होता है, नंबर 1। नंबर 2, इफ इंडिविजुअल एचयूएफ इज हैविंग अ टोटल इनकम अप टू 50 lakh, then ITR 1 is eligible to be filed. Number 3, if the person is salaried employee or having interest income, maybe against FDR or some loan given to someone else and interest being received, then ITR 1 is eligible to file by individual or HUF. If you are earning agriculture income up to 5,000, then also the ITR 1 is eligible to be filed by the person, individual or HUF. मैम इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं? बेनिफिट्स देखिए, बेनिफिट्स यही है कि आईटीआर 1 आप फाइल कर रहे हैं, कंप्लायंस पूरी कर रहे हैं और सभी ट्रू एंड फेयर पर्टिकुलर्स शो कर रहे हैं और ई फाइलिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं कंप्लायंसेस करने में। आपको देख के सब पर्सन से भी कहते हैं कि हाँ ई फाइलिंग करनी चाहिए। बेनिफिट्स यही है कि आपका रिफंड है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड आपकी इनकम पे टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है, और आफ्टर एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजंस जो है टैक्सेबल इनकम पे जितना आपका टैक्स बनता है एडजस्ट होने के बाद विद द टैक्स लायबिलिटी आपका रिफंड बनता है, तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। बेनिफिट क्या है आईटीआर फाइलिंग का? आईटीआर फाइल नहीं करते तो रिफंड नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिफंड है। और आईटीआर फाइल कर रहे हैं आप विद प्रोफेशनल या अपने आप सेल्फ फाइल कर रहे हैं, तो यही बेनिफिट है कि इन केस ऑफ रिफंड आप फाइल करना ना भूल जाएं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा इतना टीडीएस कटा हुआ है और हम अगर ई फाइलिंग की कंप्लायंस को कंप्लीट करें ही बिना तो मेरा लैप्स हो जाएगा रिफंड। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मिस्टर ए या बीएससी का रिफंड है? दैट्स अ मेन थिंग। तो अभी हम जानेंगे मैम, एक चीज़ और बताइए कि आईटीआर 1 किस किस के लिए है मोस्ट, या कौन नहीं कर सकता इसको? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में डिफरेंस क्या है? सेम ही तो है। आईटीआर 1 भी सैलरीड एम्प्लॉय फिल कर सकता है और आईटीआर 2 भी सैलरीड एम्प्लॉय फिल कर सकता है। मेन डिफरेंट सबसे पहला फर्स्ट मैंने अभी बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया था कि 50 लाख तक इनकम है तब आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे और 50 लाख जैसे ही क्रॉस करता है आपका सैलरीड एम्प्लॉय है या अदर इनकम है आपकी, और तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। आपके लिए फिर आईटीआर 1 इज नॉट एलिजिबल। एंड सेकेंड इज एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से एक्सीड करता है तब आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे, उसमें आप आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। नंबर 3, आपका इनकम फ्रॉम लॉटरीज है, विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस वगैरह एक्सेट्रा, अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है ये आपका 5,000 से एक्सीड करता है, तो उस केस में भी आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे, आईटीआर 1 फाइल नहीं की जाएगी। और एंड द लास्ट पॉइंट इज सेक्शन 87 कैपिटल ए करके रिबेट होता है। उसमें क्या है, ये हमें इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही रिबेट दी जाती है, चाहे हम आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं और आईटीआर 2। इंडिविजुअल और एचयूएफ कौन? हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। अगर आप एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट है, या फिर रेजिडेंट इन इंडिया तो है बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, कहने का मतलब है कि कुछ दिन आपने स्टे किया एंड फॉर सम पर्पस आप इंडिया से बाहर चले गए, और जिस साल की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से उतना आपने ड्यूरेशन ऑफ पीरियड आपने इंडिया में स्टे नहीं किया, तो देन इन दिस केस अगर आपने एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस जो हमारा 182 डेज का होता है कि यू हैव टू बी स्टे इन इंडिया, वो नहीं है तो आपको 87 कैपिटल ए का रिबेट मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को डिफ्रेंशिएट करती है कि आईटीआर 1 कब फाइल की जाएगी, कब इंडिविजुअल एचयूएफ फाइल कर सकता है, और कब आईटीआर 2 फाइल की जाएगी, और एलिजिबल कौन है, इंडिविजुअल या एचयूएफ। और इसमें कुछ चीज़ें आगे भी हैं, जैसे आप अगर इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ है और आप इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल रेम्यूनरेशन किसी पार्टनरशिप फंड से आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, सैलरी आ रहा है, उस केस में आपकी आईटीआर 1 या आईटीआर 2 नहीं जाएगी।
इनकम टैक्स में आइटर 1 टू आइटर 7 फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और अभी हम आइटर 1 और 2 को लेके जा रहे हैं। तो आइटर 1 और 2 में आप एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आपको अमाउंट आ रहा है एज अ रेम्यूनरेशन, एज एन इंटरेस्ट, एज अ सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, या आपकी बिजनेस इनकम, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप आइटर 1 या 2 नहीं फाइल करेंगे। ओके मैम, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? ओके, सबसे पहले अगर इफ़ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय, आई नीड अ फॉर्म 16, बिकॉज फॉर्म 16 में जिन आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, सारे पर्टिकुलर्स होंगे, हाउ मच सैलरी यू आर अर्निंग, और डिडक्शंस आपकी के लिए क्या है, या आपकी अदर इनकम कितना है। तो इफ़ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय, आई नीड फर्स्टली द बैंक स्टेटमेंट, नंबर 1, नंबर 2 द फॉर्म 16 फ्रॉम द एम्प्लॉयर, number 3 if you are having interest income on FDR or other deposits or securities, then I need that documents also. और if you are availing the deductions like ATC, ATD, ATG donations वगैरह हैं, और रेंटल आप रेंट का HRA क्लेम करना चाहते हैं, तो आई नीड अ रेंट रिसिप्ट्स जो आप पे कर रहे हैं। बिकॉज क्या है, कभी कभी क्या होता है फॉर्म 16 में हमारे डिडक्शंस जो हैं, फॉर एग्जांपल 1,50,000 अप्रॉक्स ATC में हमने फॉर्म 16 में तो दिखा दिया 1.5 लाख है, लेकिन पर्सन कहते हैं एज एन जब आइडिया फाइलिंग की जाती है कि हमने तो मेडिक्लेम भी पे किया है या हमने डोनेशन भी दिया था, मैम उसको भी कंसिडर प्लीज कीजिएगा। तो उस केस में क्या है, फॉर्म 16 तो इट्स ओनली शोइंग द इंटरेस्टिंग सैलरी इनकम एंड द डिडक्शंस, ठीक है। तो वो अदर डॉक्यूमेंट देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर शोइंग द ट्रू एंड करेक्ट पर्टिकुलर्स इन ITR, बिकॉज डिडक्शंस व्हेन यू आर, आप डिडक्शंस डोनेशंस वगैरह दे रहे हैं और आपकी ट्रू एंड फेयर पर्टिकुलर्स हैं, डोनेशन रेंटल आप पे कर रहे हैं, चारे वगैरह, तो वो हमें क्लेम भी करना चाहिए, उसके लिए प्रूफ्स हमें चाहिए। मैम इसकी ड्यू डेट क्या होती है? ओके, फॉर इंडिविजुअल और HUF जो है नॉर्मली हर फाइनेंशियल ईयर का 31 जुलाई फॉर द इफ़ यू आर फाइलिंग अ रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, then the due date for the individual or HUF, the date is 31st July. However, the income tax department due to COVID pandemic are extended the date to 31st December. ओके, इफ हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो कुछ एक्सपेंस एक्स्ट्रा देना होता है, ऐसा कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इंडिविजुअल HUF एज अ लेमैन हम नहीं जानते कि इनकम टैक्स प्रोविजन क्या है, हमें ये तो पता है कि रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो गई 31 दिसंबर, ठीक है, रिटर्न की डेट एक्सटेंड हुई है, टैक्स लायबिलिटी की डेट नहीं एक्सटेंड हुई है, क्योंकि क्या दिया गया प्रोविज़न में कि अगर इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी 10,000 से एक्सीड करता है तो उस केस में एडवांस टैक्स पे किया जाता है, ठीक है। और होता क्या है, एज इंडिविजुअल HUF या एज अ लेमैन हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, और हम एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स साल के आखिर में ही पे करते हैं, या मैं अगर सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो पर्सन को लगता है मेरा तो मेरे एम्प्लॉय डिडक्ट कर रहे हैं TDS, तो जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूँगा उस समय तो कोई मेरा TDS टैक्स को पे ही नहीं होगा। लेकिन क्या चीज़ हम मिस कर जाते हैं कि फॉर्म 16 में तो सिर्फ मेरी सैलरी इनकम शो हो रही है, और जब मैं रिटर्न फाइलिंग कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ उस समय मुझे होता है कि मेरी तो रेंटल इनकम भी है, मेरा FD का इंटरेस्ट भी आया है, सपोज उस पर TDS भी कटा है, TDS कटा है मेरा 10%, 90% मेरी टैक्सेबल इनकम हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उस वजह से, और आपकी अदर इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, ITR 1 और ITR 2 में कैसे मैंने भी बताया था कि सैलरी है, FD का इंटरेस्ट वगैरह है, कैपिटल गेन है, ठीक है। तो कैपिटल गेन ये इसमें उसमें भी स्पेशल रेट्स अप्लाई हो जाते हैं, इस तरीके से क्या होता है टैक्स लायबिलिटी एक्सीड कर जाता है 10,000 से, तो पर्सन को बिना मतलब इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 B और C एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट ऑन एडवांस डिफॉल्ट में वो पे करना पड़ जाता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये प्रिकॉशंस है कुछ कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने कुछ इनकम अपनी पॉकेट से में डिक्लेयर नहीं करी है और हमारा इतना पैकेज है, इतना टोटल इनकम इतना एक्सीड करता है 50 लाख के से एक्सीड करता है और मेरी अदर इनकम भी है, तो मुझे एडवांस टैक्स ड्यू डेट से जमा करना चाहिए। उसके लिए तो ध्यान रखना चाहिए कि मेरी अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा की ही होती है तो अगर मैं एडवांस टैक्स जमा भी करवाती हूँ तो अगर बाई चांस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड बनता है तो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आएगा, आप इंटरेस्ट की पेनल्टी वगैरह से तो बच जाएंगे ना। और ड्यू डेट के बाद अगर आप फाइल करते हो, एक तो हो गया कि ड्यू डेट पे फाइल किया और उस समय इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा और इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स वगैरह आपको पे करना पड़ता है क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है। दूसरा, अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं पेनल्टी 5,000 की,
5,000 एप्लीकेबल है कि अप टू अगर आपकी 5 लाख है तो पेनल्टी 1,000 है, एक्सीड करते हैं इनकम तो आपकी 5,000 पेनल्टी है। तो पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा क्योंकि ड्यू डेट के बाद आप फाइल कर रहे हैं। 234A, 234B और 234C में आपका इंटरेस्ट लगेगा। थैंक यू मैम, आपने इतनी सारी क्वेरी सॉर्ट आउट की। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी ITR 1 के लिए और ITR 2 से रिलेटेड मैम ने जितना भी बताया आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जहाँ ITR 3 एंड ITR 4 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में भी